से लेकर कर्नाटक तक और कर्नाटक से लेकर यूपी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जानकारी मिल रही है कि कुल 8 एमएलए कांग्रेस के हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। यूपी में करीब 10 विधायक हैं सपा के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और कर्नाटक में एक बीजेपी के एमएलए ने भी क्रॉस वोटिंग की, और सभी अंतरात्मा की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, 15 सीटें हैं, कुल 3 राज्य हैं, 10 सीटें उत्तर प्रदेश की, 4 हिमाचल प्रदेश की और एक हिमाचल प्रदेश की और 4 कर्नाटक की, जिसके लिए मतदान चल रहा है। आंकड़े आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कुछ और जानकारियां, तो बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो जीतने लायक हैं, और 8वें के लिए बीजेपी ये जोड़ तोड़ कर रही है। जबकि अखिलेश यादव की पार्टी सपा की बात करें तो उसके 3 उम्मीदवार हैं, 2 विधायक, 2 चेहरे कंफर्म मानने जा रहे हैं। तीसरी की जुगाड़ के लिए 3 वोटों की और जरूरत है, लेकिन 3 वोट जो जुगाड़ करने हैं वो नहीं हो पा रहे। इधर बीजेपी के जो 8वें प्रत्याशी हैं संजय सेठ की एंट्री को लेकर पेच फंसा हुआ है। और अगर उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा की लड़ाई को लेकर जो संशय बना हुआ है, कुल 1 सीट है जिस पर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश से भी जानकारी है कि प्रतिभा सिंह का जो गुट है या सुखविंदर सिंह सुक्खू का गुट है, वो आपस में कई मुद्दों को लेकर क्लैशेस का सामना कर रहा है। लिहाजा वहां पर कुल 9 ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। जीत के लिए प्रथम वरीयता के 35 वोट की आवश्यकता है, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 40 सदस्य हैं। ऐसे में कांग्रेस यहां आसानी से चुनाव जीत सकती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो 9 एमएलए हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, जिनकी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, उसका कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि भाई कई लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री वो भी जयराम ठाकुर वो भी दम भर रहे हैं कि 1 सीट जिसके लिए मतदान हो रहा है वो बीजेपी के फेवर में जाएगी। अगर अब बात कर्नाटक की कर ले, कर्नाटक की कुल 4 सीटें हैं। कर्नाटक में 5 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस के 3 और बीजेपी का 1 उम्मीदवार इस वक्त कर्नाटक में अपनी किस्मत आजमा रहा है। अब कांग्रेस को अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है, और बीजेपी लगातार जीत जोड़तोड़ कर रही थी, लेकिन यहां पर जो एक कर्नाटक में बीजेपी के एमएलए हैं उसने क्रॉस वोटिंग की है, जो बात खुद जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। अब बीजेपी और जेडीएस के पास 85 सदस्यों का समर्थन है, और विपक्षी गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार की जीत हो भी सकती है। तो देखा आपने किस तरह से कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक और हिमाचल से लेकर यूपी तक जो राज्यसभा सीटें हैं कुल 15, उसको लेकर ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिस पर हम इन तमाम नेताओं से सीधा सवाल करेंगे। पहला बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार 3 राज्यों में जीत कितनी जरूरी है हर एक राजनीतिक दल के लिए, कांग्रेस से लेकर सपा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी उठता हुआ नजर आता है कि आखिरकार अखिलेश यादव को कितना बड़ा झटका लग रहा है। जिस तरह से 3 वोटों की यानी कि 3 एमएलए की जरूरत थी, लेकिन वहां पर बीजेपी 10 हासिल कर लेती है, 10 को अरेंज कर लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी 3 को अरेंज करने में भी पीछे रह जाती है। इधर एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी उठता हुआ नजर आता है कि भाई क्रॉस वोटिंग का इस चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है वहां पर क्रॉस वोटिंग जमकर उसके फेवर में होती है। विपक्षी गठबंधन के विधायक क्यों बार बार पलटी मार रहे हैं, चाहे दिग्गज नेता हो या एमएलए स्तर के नेता हो, वो आखिरकार अपने अपने राजनीतिक दल में
क्यों नहीं रुक पा रहे? क्यों जो सत्ताधारी दल है उसके तरफ उनका रुझान बढ़ गया है? इसके लिए क्या विपक्षी जो चेहरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं या उनका साथ अपना रहे हैं, ये बीजेपी के लिए 2024 की राह को आसान कर देंगे? और अगला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि इन तमाम समीकरणों को देखते हुए आखिरकार किस इंडिया का या एनडीए का पलड़ा और भारी होता हुआ नजर आएगा? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हमारे कार्यक्रम की शोभा बनेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कवि गोपाल प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया कवि गोपाल पाठक जी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फराज किदवई जी हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ कांग्रेस से शान खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फराज किदवई जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में 3 सीटों की जुगाड़ के लिए आपको कहा जा रहा था कि भाई जो एमएलए है वो अरेंज करने हैं, लेकिन एक एक करके विधायकों का आपके खिलाफ क्रॉस वोटिंग करना किस तरफ इशारा कर रहा है? विपक्ष तो और साथ ही साथ राजनीतिक गलियारे के लोग जो एक्सपर्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अपने पार्टी के नेताओं को आप समेट नहीं पा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन को कैसे समेटेंगे सर? कुणाल जी, अभी आपने इशारे की बात की और उसके बाद में आपने बात की अरेंज की। तो देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और ये अरेंजमेंट और मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे वो मध्य प्रदेश में आप देख लिए, पिछली बार जब कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को एमएलए अरेंज करके इन्होंने मैनेजमेंट किया और मैनेजमेंट करने के बाद इन्होंने सरकार गिरा दी। यही इन्होंने कर्नाटका में किया पिछली बार कि अरेंजमेंट और मैनेजमेंट से इन्होंने जनता का जो जनादेश था उसको चुराया। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इनके अरेंजमेंट और मैनेजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी फटकार लगाई कि मुझे लगता है कि 1947 के बाद से आज तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहली बार शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कहा होगा किसी की सरकार जो आज की तारीख में चल रही है कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में कहा गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैनेजमेंट और अरेंजमेंट का खेल करती है। और रही बात, देखिए जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, लेकिन अरेंजमेंट और मैनेजमेंट के बीच जो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, चाहे वो मुख्य सचेतक ही क्यों ना हो मनोज पांडे जी, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को हम सुन रहे हैं। जय श्री राम के वो पोस्टर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और वो आस्था जाहिर कर रहे हैं बीजेपी के बीच। और अंदर खाने तो जानकारी ये भी है कि कई ऐसे विधायक थे जो इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज चल रहे थे पदों को लेकर। देखिए, क्या है कि मनोज पांडे जी हो और चाहे जो दूसरे विधायक हो, अगर आप यूट्यूब पे जाइएगा और इनके पुराने वीडियोस देखिएगा तो किस किस तरह से श्रद्धेय नेताजी ने और हमारे जो नेता हैं अली जनाब अखिलेश यादव साहब ने इनका कहां कहां पर से साथ दिया है। और रही बात अंतरात्मा की आवाज की, तो राज्यसभा के इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले इनको अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। देखिए, अल्लामा इकबाल साहब का इसी मसले पर एक बहुत अच्छा शेर है कुणाल जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी तो तौल रही है साहब। अंतरात्मा की आवाज राज्यसभा से एक दिन पहले अगर इनको सुनाई दे रही है तो ठीक है। और आप ये देखिए कि अक्सर अभी जो चर्चाएं चल रही, मैं सुबह से देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि साहब ये तोल मोल के चक्कर में जो विपक्ष का संख्या बल है राज्यसभा में वो तो कम पड़ जाएगा ना जनाब। ओवरऑल हम तो सब रिजल्ट ही देखेंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई राज्यसभा में भी हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमारी संख्या नहीं है। देखिए, आवाज तो विपक्ष की भी दबाई जा रही है, आवाज आपकी भी दबाई जा रही है, आवाज जो बुद्धिजीवी हैं जिनको ये अर्बन नक्सल्स कहते हैं उनकी भी दबाई जा रही है, आवाज छात्रों की और नौजवानों की दबाई जा रही है, आवाज बेरोजगारों की दबाई जा रही है। आप देखिए कि पिछले 100 साल में कुणाल जी इस देश में 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद में एक इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी गई और अब ये अघोषित इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी जा रही है। कुणाल जी, होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें जो बुज़दिल और कमजोर लोग होते हैं वो सबसे पहले कूद कूद करके जा करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। आजादी की लड़ाई में भी जो बुज़दिल और कमजोर लोग थे उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली, अंग्रेजों के पेरोल पर थे, लेकिन अगर डट के खड़े रहे तो मोहनदास करमचंद गांधी। बड़ा सवाल यह है कि फिर सर तो सियासी रण इस वक्त 2024 का है, तो फिर उसका नेतृत्व कौन करेगा जब छोटे छोटे सिपाही ही आपकी रणभूमि में
आपका साथ देना छोड़ देंगे? एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं यहां पर कांग्रेस नेता शान खान साहब से। सर, हिमाचल प्रदेश में एक सीट और उस एक सीट के लिए 9 एमएलए का क्रॉस वोटिंग करना बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी के अंदर बंपर लेवल पर गुटबाजी है, जिसकी वजह से भाई राज्यसभा उम्मीदवार को इस फेज से गुजरना पड़ रहा है। छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद में छोटा सा ब्रेक ले लूंगा। देखिए कुणाल भाई, भाजपा द्वारा किए जा रहे लोकतंत्र और संविधान की हत्या के नंगे नाच के बीच वोट चोरी, खरीद फरोख्त, लूट खसोट, सूटकेस की राजनीति के बीच भी हम अपने प्रत्याशियों की जीत को लेके संपूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। भाजपा राज्यसभा के चुनाव में भी चंडीगढ़ मॉडल के माध्यम से लूट करके, चोरी करके, बेईमानी करके, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका कर, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जीतने का प्रयास कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है कि भाजपा किस प्रकार से नंगा नाच कर रही है, किस प्रकार से मोदी जी तानाशाही पर खुलकर उतर आए हैं। उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा का मुंह काला होगा, मोदी जी का मुंह काला होगा और मोदी जी को आज अपने षड्यंत्र पर शाम तक अफसोस और मुंह काला होने की अनुभूति हो जाएगी। यहां पर आपके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू यह बयान दे चुके हैं कि भैया अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमारे सारे के सारे जो वोट है 40 के वो हमारे फेवर में पड़ेंगे। यहां पर आप कह रहे हैं कि भैया शाम तक मुंह काला हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि या फिर आप तक अपडेट नहीं पहुंचा या फिर मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो किसी मुगालते का शिकार हो। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौटूंगा तो सीधे कवि गोपाल जी आपसे सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि जो एक एक कर अंतरात्मा की आवाज दबाने का सीधा बीजेपी पर आरोप लग रहा है, उस पर बीजेपी का क्या कुछ पहला रिएक्शन है? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहे हमारी प्राइम टाइम डिबेट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार राज्यसभा की 15 सीटों के लिए जो मतदान चल रहा है और शाम तक नतीजे आएंगे और नतीजों से पहले पूरा सियासी समीकरण कहीं उलझता कहीं सुलझता नजर आ रहा है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कवि गोपाल पाठक जी जुड़े हुए हैं। पाठक साहब, सीधा स्पष्ट सवाल है, चाहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो चाहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी की जो अंतरात्मा है वो मर चुकी है। चाहे धन का प्रलोभन हो, चाहे ईडी सीबीआई का दबाव हो, सीधा जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि भाई विपक्ष को दबाना है, कमजोर करना है। तो ये तमाम चीजें इसको बीजेपी कैसे डील कर रही है सर? आकाश महाकाश भाषण से देखिए, मैं काफी देर से सुन रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी किसी की अंतरात्मा की आवाज को दबाती नहीं है, बल्कि अंतरात्मा की आवाज को बाहर लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, असल में उनकी जो अंतरात्मा है ना वो जागी है। जिन लोगों ने उन सब ताकतों को नकार दिया, उन सब बातों को नकार दिया, उन्होंने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसके पास विजन है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो देश में सबका साथ सबका विकास लेकर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ही है जो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आगे चलेगी। इसीलिए उन्होंने उस उक्त और अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करने के लिए क्रॉस वोटिंग की है। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराजी कह रहे थे, अल्लामा इकबाल का एक उदाहरण दे रहे थे। देखिए, अल्लामा इकबाल अब कौन थे ये बताने की जरूरत तो नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा उनके लिए, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ दिनकर ने क्या कहा ये इंपॉर्टेंट है। दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो जो तटस्थ है उनके अपराध लिखे जाएंगे और जो तटस्थ नहीं रहे, जिन्होंने सारे बाड़े तोड़ दिए और उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए अपनी प्राथमिकता दी, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कह देना कि वो अंतरात्मा की आवाज दबा रही है, ये निराधार है। भारतीय जनता पार्टी तो बल्कि कहती है कि अपनी जो अंतरात्मा है उसको मुखर होकर सामने लेकर आइए। लेकिन अब सर कवि जी, ये तो समझ से परे है। प्रधानमंत्री सांसदों के साथ डिनर करते हैं तो अगले ही दिन एक बसपा के जो सांसद है वो बीजेपी के हो लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ विधायकों से शाम को मिलते हैं डिनर पर, अगले दिन वो विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। तो जो डिनर टेबल पर जो संवाद हो रहा है वो आखिरकार संवाद किस हिसाब का है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो माननीय मोदी जी ने या योगी जी ने जो भोज दिया, जहां बैठ कर डिनर किया, ये पहले से भी होता रहा है।
और रही बात इसकी कि क्रॉस वोटिंग वहां बैठने से हो गई, तो मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा और खंगालने की आवश्यकता है। पहले से भी वोट दिए जाते रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकारों में भी ऐसा होता रहा है। देखिए, ये आइडियोलॉजी की बात है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्र की आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अंतरात्मा है वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे के साथ उनको स्टैंड करना चाहिए, तो इसलिए वो कर रहे हैं। और वैसे भी किसी शायर ने बड़ा अच्छी बात कही है, फराज साहब, अब आप इसे अंतरात्मा की आवाज कह रहे हैं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई बीजेपी जो अब की बार 400 पार का नारा लेकर आई है, बीजेपी को अपने नेताओं से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर भरोसा है जो उसकी 400 पार की नैया को पार लगाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक और यूपी से लेकर अन्य राज्यों तक आपने सबको अपने अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया है। देखिए कुणाल जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति का स्वागत करती है और करती रही है जो देश हित के लिए काम करना चाहता है, या भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है राष्ट्रवाद जो उसके पदचिन्हों पर चलना पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, वो कोई भी हो। और सारे हमारे देशवासी, आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, फराज किदवई साहब हमारे पास समाजवादी पार्टी से हैं। फराज जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि जिसे आप एक्सटॉर्शन या प्रलोभन कह रहे थे, बीजेपी उसे मोटिवेशन कह रही है कि भाई हम तो मोटिवेट करते हैं, अंतरात्मा की आवाज को बाहर निकाल देते हैं। अगर ये मोटिवेशन आपको एक्सटॉर्शन या प्रलोभन नजर आ रहा है तो भाई ये दृष्टि दोष आपका है। नहीं, देखिए, हमारे भाई ने भी कबीर जी ने एक बात बोली तटस्थ रहने की। तो देखिए, जहां तक तटस्थ रहने की बात है तो आजादी की लड़ाई में भी मैंने अभी आपसे बोला, अगर कोई तटस्थ था तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, ये लोग तटस्थ थे। और जो तटस्थ नहीं थे वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनकी चमचागिरी कर रहे थे, उनसे पेंशन ले रहे थे और उनके पेरोल पर। जब इमरजेंसी के टाइम पे जो तटस्थ थे वो थे जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे तमाम नेता, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी और तमाम ऐसे नेता। और जो तटस्थ नहीं थे वो सरकार के पैर छू करके और जेलों से बाहर आए थे। तो देखिए क्या है कि आज भी जो तटस्थ हैं वो है आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी, और जो लोग तटस्थ नहीं है वो चूहे की तरह कूद कूद करके बुजदिलों की तरह भाग रहे हैं। क्यों? अब आप जब जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं तो वहीं से नीतीश कुमार जी निकले थे, वहीं से चौधरी चरण जी निकले थे, उन्हीं के ही जो नेता हैं वो अब एनडीए के साथ हो गए। तो सर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि भाई जब जेपी आंदोलन से निकले लालू जी, चाहे सपा अध्यक्ष, सपा सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव जी, वो तटस्थ हैं क्योंकि वो विपक्ष में हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तटस्थ नहीं है, चाहे जयंत चौधरी जी तटस्थ नहीं है क्योंकि वो एनडीए में शामिल हो गए। तो ये जो आपका कंपैरिजन है सर वो गले से नीचे नहीं उतर रहा। नहीं, मैं आपके गले के नीचे से उतरवा देता हूं। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के अगर उनके पोते जयंत सिंह जी लेकर के नहीं चल पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम जयंत सिंह जी की है, लेकिन जो आपके साथ नहीं है वो अपने पुरखों की बात लेकर नहीं चल पा रहा है। कवि जी जरा इंटॉलरेंस इतना मत दिखाइए, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा अगर उत्तर प्रदेश में कोई ले जा रहा है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ले जा रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो युवाओं और छात्रों की आवाज जब 1972 और 73 में गुजरात में छात्रों ने उठाई थी और उस टाइम पे इतनी मजबूत सरकार को भी घुटने टेकने पड़े थे, उन्हीं युवाओं और छात्रों की आवाज जयप्रकाश नारायण जी ने उठाई थी। और वही युवाओं और छात्रों की आवाज आज उत्तर प्रदेश में आज के जयप्रकाश नारायण अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो गया, कल तक के मुख्यमंत्री जी मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हो गया, लेकिन जब हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और हम तो सबने मिल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी, तब जाकर के नहीं किया गया है। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो हो रहा है, प्रूफ कर दूंगा, आप अपने टर्न पर बोल लीजिएगा। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खासकर युवाओं को के खिलाफ जिस तरह से काम कर रही है, आज देखिए कि मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कि झूठ बोले। लोक नीति और सीएसडीएस का जो सर्वे है उसके हिसाब से 42% आज की तारीख में जो ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार हैं। इसी अजीम हसन आपके जमाने में तो सब लगे हुए है जिसके हिसाब से 2012 से लेकर 2017 के बीच जब अखिलेश जी की सरकार थी सबका एम्प्लॉयमेंट हो गया था। अखिलेश जी के जमाने में सब कलेक्टर हो गया था क्या? सब कलेक्टर थे। और अगर इतना सब कुछ बेहतर था तो आखिरकार 2017 हो चाहे 2022 हो, फिर आपको जनता ने स्वीकार क्यों नहीं किया सर?
देखिए कुणाल जी, क्या होता है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है कि हर बार कोई भी पार्टी बार बार इलेक्शन जीतेगी। 2017 में चलिए एंटी इनकम्बेंसी था, सरकार जनता ने इनको मौका दिया। उस टाइम इलेक्शन वो जीतता है जो काम करता है फराज साहब, किस्मत से कोई चुनाव नहीं जीतता। देखिए कवि जी, आप इन्हीं को बुलवा लिए या मुझे बुलवा लिए? एक सेकंड कवि जी, वरना डिबेट देर हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर बार के ठीक है, वो नहीं बोल रहे, अलग ठीक है, होते हैं। कंप्लीट कीजिए सर। 2007 में बहन मायावती जी इसी उत्तर प्रदेश में 207 सीटें लेकर के आई, लेकिन आज उनका एक विधायक है। तो डेमोक्रेसी में हर बार जो इलेक्शंस होते हैं माहौल चेंज होता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके देश के नौजवानों से, देश के किसानों से, देश की महिलाओं से और आम देशवासियों से झूठ बोला कि 2-2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी साहब, 15-15 लाख बैंक अकाउंट में आएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, पेट्रोल डीजल 50 रुपए में बिकेगा। तो इन्होंने देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया, झूठ बोल करके इनने इलेक्शन जीता और सरकार बनाई। लेकिन जनता सब देख रही है 2024 अब सीधा स्पष्ट सवाल है कि भाई साहब एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद मैं फिर कांग्रेस लेकर सवाल करूंगा कि अगर बीजेपी ने झूठों का पुलिंदा जनता के सामने रखा और आपने सच्चाई का दामन थामे रखा, तो जनता ने आपको 2017 में क्यों इग्नोर किया, 2019 में क्यों इग्नोर किया, 2022 में क्यों इग्नोर कर दिया? और समाजवादी पार्टी की कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल अलग है। 2014 में भी आप देखिए, 2019 में भी देखिए, 5-5 सीटें लेकर आए और 2019 में जो 5 सीटें आई उनमें से भी 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ आजमगढ़ और रामपुर, वो भी बीजेपी के खाते में चली गई। मैं कुणाल जी इसका जवाब दूं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो चुकी है, तो क्या वो छोटे नेता थे? क्या उनकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं थी? एक बार जमानत जब्त हुई है और एक बार वो चुनाव हारे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चुनाव हारे, फिर उनको एमएलसी बना करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करती है कि आइडियोलॉजी ठीक नहीं है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक नहीं? मैं फिर से बोल रहा हूं कुणाल जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन की जीत और हार चलती रहती है। ठीक है, अब ये बता दीजिए सर, समाजवादी पार्टी फिर से एक्सपेरिमेंट कर रही है, 2017 के तरह आप फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ रहे हो, 63-17 का फॉर्मूला आप लेकर आए हो। क्या उम्मीद करें कि इस बार ये जो गठबंधन है, जो दोस्ती है, वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी? कहीं ऐसा ना हो कि 2017 के तरह फिर मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि भाई 2 लड़कों के बीच में आ गया और दोस्ती नहीं चल पाई। आप 2009 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 2009 में क्या हुआ कुणाल जी? कितनी सीटें दी भारतीय जनता पार्टी? 2012 में का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? 2012 में इनके करीब 250 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो 2017 में हुआ या 2022 में जो हुआ वो दोबारा हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि हर बार के मुद्दे अलग होते हैं। 2019 में इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आप सेना को और सेना के शहीदों का नाम नहीं ले सकते। इन्होंने तो सेना के शहीदों के ऊपर और भारतीय सेना के ऊपर राजनीति की। पुलवामा जैसा बड़ा हादसा हुआ था 2019 में, तब इंडिया गठबंधन भी नहीं था। आज की तारीख में हम पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन हम लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2019 के और 2024 के हालात बहुत फर्क है। ठीक है शान खान साहब, कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है और उम्मीद की जा रही कि इस बार आप बीजेपी के खिलाफ खेला कर देंगे सियासी तौर पर। लेकिन सीधा स्पष्ट सवाल है कि आखिरकार क्या मुश्किलें हैं कांग्रेस की राह में? 2014 में 2 सीट, 2019 में 1 सीट और अब जब 2024 का चुनाव सर पर है, तो जो सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का सोनिया गांधी, वो भी इस बार राज्यसभा से जा रही हैं। तो आपने उत्तर प्रदेश की आम जनता को या उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कैडर को किसके हवाले छोड़ दिया सर? देखिए कुणाल भाई, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे निम्न स्तरीय और सबसे घटिया पार्टी बन चुकी है। भाजपा के वर्तमान शीर्ष नेताओं ने अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के विचारों को तिलांजलि दे रखी है। के मुख से अब बरसे हैं फूल। कुणाल भाई इनको रोक लो। और ये एक सेकंड का विजय सुन लीजिए, वो नहीं बोल रहे थे आपकी पारी में। ये मुशायरा नहीं चला जो कभी लोग को बुला ले रहे हो, बीच बीच में बोलो मत। ठीक है, कम टू द पॉइंट सर। ठीक है, मत करो। आपके पार्टी के नेता भी मुशायरा करते हैं। सभ्यता से बैठो, आपके
देखिए सभ्यता शान खान साहब नहीं है हमको। शान खान साहब अपने मुद्दे पर बात सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता। मिनट बचे हैं सर, आपसे आपसे बड़ी बात तो ब्लेम हो जाएगी। सभ्यता से आम जनता कांग्रेस को सुनने के लिए बैठी है, मुझे अरे कुणाल फिर वही बात हो जाएगी। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। कवि को बुला लिया है, मुझे सीखने की जरूरत। और थोड़ी देर के लिए कवि गोपाल पाठक जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, ताकि हम शान खान साहब को सुन पाए। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, प्लीज प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए शान जी। नहीं इन्हीं को बोलने दो, पूरी डिबेट में यही बोले। अरे उनका ऑडियो डाउन है, आप बोलिए सर। तो इनको बोलो सभ्यता से बैठे, बीच बीच में घुसे नहीं तो उनकी सारी सभ्यता और असभ्यता सब निकालने की मैं शक्ति रखता हूं। ठीक ठीक सर, इसलिए बदतमीजी नहीं करना, बीच में बदतमीजी में मत करना, ठीक है ना? बदतमीजी बिल्कुल मत करना। हाँ, शांति से सुन लो। आपको शांति से सुना, आप भौंक रहे थे तो हम सुन रहे थे, अब हम बोल रहे हैं तो आप भी सुनो। शान खान साहब प्लीज थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा, अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, सबसे पहले सभ्यता किसने की आप बताइए? बीच बीच में ये कूद रहे हैं, क्या समझ रहे हैं अपने आप को? ये ठीक है, छोड़ दीजिए उनको। इनको आम जनता तो कांग्रेस पार्टी को सुन रही है ना, तो फिर आप उनका नेतृत्व कीजिए। बकवास की हमने सुनी ना, तो ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? हाँ सुनिए कुणाल भाई। ठीक है सर, ठीक है सर, प्लीज प्लीज, समय पास समय कम है सर। सुनिए कुणाल भाई, भाजपा इस देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे निम्न स्तरीय और घटिया पार्टी बन चुकी है। भाजपा के वर्तमान शीर्ष नेतृत्व ने अपने ही पार्टी के अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के विचारों को तिलांजलि दे रखी है। भाजपा जिसे चोर चक्का, डाकू, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज बताती है, बाद में वही भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाता है। मनोज पांडे के खिलाफ भाजपा आए दिन आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाती रही है। अब वही मनोज पांडे भाजपा में जाकर दूध के धुले हो जाएंगे। भाजपा ने पूर्व में भी कई ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया जिन्होंने भाजपा को चोर चक्का कहा और भाजपा ने उनको चोर चक्का कहा। उसके बावजूद भी भाजपा उनको अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको राज्यसभा भेजती है, उनको विधायक सांसद बनाती है और इनके जो अपने कार्यकर्ता है वो झाड़ू पोछा करते हैं और उन्हीं के लिए मेज साफ करते हैं जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। इसलिए भाजपा के प्रवक्ता को मैं कहता हूं कि शांति से बात करो, कांग्रेसियों से तमीज से बात किया करो। पता नहीं कब कौन कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो जाए और आप कुल मिलाकर हम ये सुनिश्चित करते चल रहे हैं कि शाम तक जो नतीजे निकलकर सामने आ जाएंगे, शाम तक जो नतीजे राज्यसभा के निकलकर सामने आ जाएंगे, वो आखिरकार इशारा कर देंगे कि आखिरकार 2024 में किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा और विपक्षी एकता का दम भरने वाला इंडिया गठबंधन को आखिरकार वो कौन कौन सी लूपहोल्स है जिस पर सबसे पहले काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, डिबेट हमें समय की इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहुत बहुत शुक्रिया कवि गोपाल पाठक जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फराज किदवई साहब आपका और शान खान साहब आपका भी। बहरहाल चर्चा में आज बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहे JK24/7 न्यूज।